बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बेचारे बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं, घेरा डाला हुआ है और कमरे की लाइटें बंद हैं, गुप अंधेरा है और चारों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वो जहाँ से लाइट आती थी, जिनके हाथ में स्विच है, खान साहब चीखें मार रहे हैं, जनाब लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, पता तो लगे की हो रहा। वो लाइट ऑन नहीं हो रही, वो हाथ जो है वो लाइट की तरफ नहीं जा रहा। ये खबर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही, और कल तो उन्होंने जो हथौड़ा मारा ही था वो मार ही दिया। आज बड़ा हथौड़ा उन्होंने एक और टीवी चैनल पे, दुनिया न्यूज़ पे जो इंटरव्यू दिया है, और जिन साहब ने इंटरव्यू लिया है उनके साथ उनकी वैसे भी राजदारी है। ये भी मैं एक बात बताता हूँ कि जो मुजीबर रहमान शामी साहब का जो प्रोग्राम है नुक्ता नज़र, उसमें जो ज़ाहिर है वो उसमें आए थे, उनसे बात की उन्होंने, तो परवेज़ इलाही साहब की उनके साथ वो राजदारी का भी एक ताल्लुक़ है दोनों का आपस में, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुजीबर रहमान शामी साहब को वैसे ही पता है कि क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही की फैमिली में जो फैसले वगैरह हो रहे हैं, उनके सवालात जो है उनसे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राज जो हैं वो अफशा हो गए हैं। और MQM की मुलाकात मौलाना साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने क्या किया है, तकरीबन रज़ामंदी ओके सब कुछ, लेकिन सारे पत्ते शत्ते जो है वो पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था, ये आखिरी वक्त तक ओपन नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, और ज़ाहिर जब मौका आएगा उसी वक्त वो पत्ता फेंका जाएगा ना। चौधरी परवेज़ इलाही ने तो आज कह भी दिया है कि 27 तक है हमारे पास टाइम जनाब, हम फैसला करेंगे 27 तक क्या करना है। अच्छा, फिर एक और बड़ा अहम सवाल जो हर बंदा पूछता है, बल्कि जब भी चार लोग इस मामले में दिलचस्पी रखने वाले बैठे होते हैं, तो ये एक बात ज़रूर होती है कि जनाब अगला आर्मी चीफ कौन होगा और उसका फ़ैसला कौन करेगा। क्या उस वक्त तक इमरान साहब की हुकूमत होगी? अगर नहीं होगी तो फिर कौन फैसला करेगा? इसका जवाब भी बिलावल भुट्टो ने आज जो इंटरव्यू दिया है अहमद मीर को, उसमें उन्होंने इसका तज़किरा कर दिया, बता दिया कि कौन। और फिर एक और जो छोटापन है आपके वज़ीर दाखिला का, उसका भी एक और सबूत जो है या शहादत आज सामने आई है शेख रशीद साहब की। जो परवेज़ इलाही साहब है उन्होंने बताया है आज, उनके बारे में बातें तो होती रहती ना कि ये छोटापन, ये छोटापन और ये छोटापन। नवाज शरीफ को, मैं नवाज शरीफ का वो हूँ, पता नहीं क्या हूँ, चेला हूँ, और मैं उसकी जो सीटें जीत के तोहफ़तन हदियतन पेश करूँगा पिंडी में 2002 में। अच्छा, अब वो कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब कि शेख रशीद साहब जब हैं वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो जो भारी मैंडेट वाली हुकूमत थी, तो उसमें जनाब वो इनको वजारत नहीं दी नवाज शरीफ ने। तो ये कहते शेख रशीद उन्हें गालियाँ देता था हमारे सामने, इधर उधर उनको बुरा भला कहता, गालियाँ निकालता था, बल्कि गालियाँ वो कहते। फिर हमने उसका कहा यार शेख बंदा बन, यार इंसान बन, खुदा खौफ करो, हम तुम्हें वजारत दे देंगे, ना कर यार ऐसे। और फिर वो कहते हैं वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये स्पीकर बनना चाहते थे कि मुझे स्पीकर बनाए, और फिर इधर उधर रौला छल्ला डालते थे। तो फिर हमने इसको समझाया कि यार शेख वो तुम्हें वजारत दे रहा है, पंगेबाजी ना कर। ये थोड़ी पंगेबाजी वो वाली ना, पुरानी बात कि मैं आज़ाद जीत के आया हूँ और ये है वो, फिर उनके साथ रोला चोला डालता था। जो उस वक्त अक्सरियत तो बन नहीं रही थी, जमाली साहब को जब वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, तो एक एक बंदे के साथ राब्ते करने पड़ रहे थे, पटरियात बनानी पड़ी थी। उस वक्त शेख रशीद साहब उन्हें ब्लैकमेल करने की जो है वो कोशिश करते रहे। अच्छा, अब जो परवेज़ इलाही साहब हैं जो इंटरव्यू दिया उन्होंने वही बात की कि जनाब हम उनके इत्तेहादी हैं, ये ठीक है। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि वो लाहौर आए हैं और फिर एक बयान दिया है उन्होंने कि जनाब हमारी अलग हुकूमत जमात है लेकिन हम इत्तेहादी हैं। तो फिर मुशावरत के साथ बात करते हैं, मामलात आगे बढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शातें की थी, जिससे बहुत सारे लोगों ने समझा कि जो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया था उससे यू टर्न हो गए। तो और लाहौर भी फिर आ गए, खबरें चली जनाब वहाँ मनसूख हो गई हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि लाहौर में उनकी शायद 3 ग्रुप के साथ मुलाकातें वगैरह कुछ मामलात हैं। यानी मतलब ये कि वो सियासत से ये अभी चुप करके नहीं बैठे, वो अपना काम किए जा रहे हैं। तो आज उन्होंने ये कहा है
کہ جناب مولانا صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں نے مجھے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی تھی۔ وہ پچھلے ویلاگ میں ہم کہہ رہے ہیں جناب یہ لالچ میں آ کے اس سے نفس کا سودا کر رہے ہیں کہ چلو جناب وہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، کوئی تو مجھے وزیر اعلیٰ بنائے نا۔ تو آج انہوں نے کہا جناب شہباز شریف اور مولانا دونوں نے مجھے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی تھی۔ اور پھر زرداری صاحب کے حوالے سے ہم بہت سارے ویلاگس کر چکے ہیں اس پہ کہ زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا ہے، اور زرداری صاحب ہی اس کی شاید گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے درمیان جو معاملہ طے پا رہے ہیں یا پا گئے ہیں وہ نون لیگ پورے کرے گی۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے رابطہ ہے، اور زرداری جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، اور زرداری مضبوط اور پائیدار شخصیت ہیں۔ اچھا اس پہ اب شامی صاحب، میں نے کہا نا کہ شامی صاحب ان کے رازدار بھی ہیں ایک طرح سے، یہ رازدار یا رازداں جو بھی لفظ استعمال کر لیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتحادی ہیں زرداری کے، تو انہوں نے کہا زرداری ہمارے اتحادی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی، اس کا مطلب کہ اندر کھاتے وہ پتہ تھا میزبان کو کہ کیا معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں اور کس طرف معاملات جو ہیں آگے جا کے سامنے آئیں گے۔ بہرحال وہ جناب انہوں نے یہ بتا دیا کہ جناب زرداری ہمارے اتحادی ہیں، زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ایک اور بات جو بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ اب اوپن سیکرٹ ہے کہ کچھ 10 12 14 15 16 کچھ بندے ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو مل نہیں رہے۔ وہ میں نے کہا تھا عمران خان کو پریشانی یہ ہے اندھیرے میں، اسی لیے اندھیرے میں ہے کہ وہ اس کو بندے غائب ہیں، اس کو مل نہیں رہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں۔ کبھی وہ سندھ اس میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں اندرون سندھ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ 10 12 بندے جو تھے وہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رابطے میں آئے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سے 12 بندے جو ہیں وہ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں، وہی کہ وہ غائب ہے۔ خان صاحب کی اکھا تو اوجل رہے ہو تے کتے اور بیٹھے نے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جب آئیں گے اور پھر وہ جو ایک رولنگ دینے کی تیاری کر رہے ہیں نا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، یہ بھی اسپیکر ہے نا، انہوں نے رولنگ دے دی ایک طرح سے، انہوں نے اس پہ اپنی رائے دے دی کہ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں کاسٹ کرنے دیں گے عدم اعتماد میں پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کے خلاف، وہ کہتا ہے یہ نہیں روک سکتے، نہ اسمبلی آنے سے روک سکتے ہیں، نہ ہی وہ ان کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جس کا دل کرے جو ووٹ دے، لیکن بعد میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ بعد میں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں 63A کے تحت ڈیفیکشن کلاس اگر لگتی ہے تو وہ پتہ نہیں کب وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ روک لیں۔ اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں اندھیرے میں جو لائٹ بند کر دی ہے جنہوں نے، خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا، وہ بھی یہ اپوزیشن کو کوئی پیغام شیغام آیا ہے، یقین دہانی آئی ہے کہ یہ جو ہے نا دھاندلی نہیں ہونے دیں گے ہم۔ جو پروسیڈنگ ہے اندر وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فیئر ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اسپیکر صاحب کو غیر آئینی اقدام کرنے سے باز و ممنوع رہیں، سمجھا گیا نا، باز و ممنوع رہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوگا نا یار سمجھ جائیں نا آپ لائٹ والا گروپ، تو یہ جناب آپ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم وہاں جائیں گے اور جا کے پھر جناب 27 تک ہمارے پاس ہے ٹائم، اندر جائیں گے۔ یہ بھی کہا ہے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ادھر ووٹ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ووٹ دینے چلے جاتے ہیں یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے خلاف ہی دینے جائیں، اس کی حمایت، ان کو تو ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں خان صاحب کو، ان کے مخالفین کو 172 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو بات جو لے کے آئے ہیں ان کو اپوزیشن کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے، ایسی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، جائیں گے اور کریں گے۔ اور پھر بزدار صاحب کی بھی کلاس انہوں نے لی ہے کہ بزدار صاحب کے جو ابا جی تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کاف لیگ میں ہوتے تھے، ہماری جماعت میں ہوتے تھے، اور انہوں نے بس ساڈے ہاتھ چنا آسمان بزدار دی وہاں پڑھاتی سی کہ انہوں سمجھ نہیں آندی، انہوں نال رکھو تے انہوں نال لے کے چلنا تسی۔ بڑی مشکل سے ان کو تحصیل ناظم بنوایا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ تھا، لیکن وہ خود ہی اگر ٹکرے مار رہا ہے تو پھر ہم تو سمجھاتے ہیں، اگر وہ خود ہی ٹکرے مارنے پہ تلا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔
परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जो कल मैंने बात की थी, इंटरव्यू दिया था मेहर बुखारी को, उस पर मैं उसी तरह पक्का हूँ। और फिर कि क्या जो दोपहर को बयान दिया था इन्होंने कि हम अलग जमात हैं लेकिन इत्तेहादी हैं, हम साथ देते रहे हैं इनका मुश्किल हालात में, पीटीआई वालों का, इमरान खान का, तो वो मैंने पता किया अपने सोर्स से कि क्या कोई कहीं से कोई फ़ोन शून आया पिंडी शिंडी से इधर उधर से, तो वो खबर ये है कि नहीं, कोई नहीं आया। ये खुद अपनी गेम जो है ना, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शजात हुसैन, ये अपनी गेम खुद कर रहे हैं आज़ादाना, किसी प्रेशर के बगैर। बल्कि अगर प्रेशर है, वो जो मैंने जिक्र किया था ना कि एक फ़ोन आया है, प्रेशर दूसरी तरफ है। वो जो आप समझे ना, अशारतन जो कहा जा रहा है कि जनाब आप अपनी मर्ज़ी करो, तो अशारतन कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसको ये लोग समझ जाते हैं। ये समझ लें गाक किस्म के सियासतदान हैं, काइयाँ किस्म के, तो ये समझ जाते हैं कि जनाब अब मामला वो क्या चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो ये तख्त या तख्ते वाला जो मामला है, इसमें तख्ताई हो, तख्त कायम ना रहे। अच्छा, एक और जो बात कि वो ऑन चौधरी वगैरह के साथ मीटिंग शीटिंग की बात, ये देखें आप, इससे भी एक और इशारा मिलेगा जो परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया है। उनका जो ऑन चौधरी से हमारा सिलसिला चल रहा है, ये देखें आप, सिलसिला चल रहा है। इस्लामाबाद में मुलाकात होनी थी, शहबाज शरीफ की मुलाकात हो गई है, सिलसिला चल रहा है, वो उनके साथ मामला चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमजा शहबाज मिले हैं, जो बात करने गए हैं इनसे तरीन ग्रुप से, वही बात हमने करनी थी, और हमजा भी हमारा ही बंदा है। ये इसका मतलब निकलता है कि जनाब उनसे मामला देखें ना, वो कह रहे हैं उनके साथ सिलसिला चल रहा है, इस्लामाबाद में मुलाकात थी और शहबाज शरीफ उनसे, हमजा शहबाज की मुलाकात हो गई है उनसे, तो गुड, ठीक है, मामला चल रहे हैं। इसका मतलब कि सारे मिले ही ने, इकट्ठे होके चल रहे हैं। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने ये फरमाया कि हम जब गए थे इनसे मिलने, तो चौधरी शजात ने कहा था कि जनाब मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, ज़ाहिर है वो अगले इलेक्शन आने हैं, वहाँ कुछ सीट एडजस्टमेंट होनी है, कुछ लेना है, कुछ देना है। और वो कहते हैं हमारे पुराने तल्लुकात हैं चौधरियों के साथ। मैंने उन्हें कहा था, हमने ये कहा वहाँ कि ये तल्लुकात बहाल होना चाहिए। कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होता सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। कल के मुखालफ आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के मुखालफ, कुछ भी हो सकता है। आज के हरीफ कल के हलीफ, कल के हलीफ आज के हरीफ, ये वो कहते हैं हो जाता है ऐसे मामला। और वो भी कह रहे हैं कि मामला जो वज़ारत आला वाला है, ये अब भाई साहब ने फैसला करना है, बड़े भाई साहब ने, लंदन वाले साहब ने। तो लंदन वाले भाई साहब तो पहले ही इशारा कर चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि यार अगर एक तो जान छुड़ानी है, जिसको वो कहते हैं बहुत बड़ा डाकू है, ये पाकिस्तान का हर चीज़ लूट के खा गया है और पाकिस्तान को दिवालिया करने के करीब पहुंचा दिया है, बड़े ख़तरनाक IMF के साथ मुआहदे किए हैं, तनहा कर दिया है, चाइना को नाराज़ किया है कि वहाँ जाके ये फ्रांस कार्डेट वगैरह की दरख्वास्तें देते रहें। तो वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब भाई साहब फैसला करेंगे। भाई साहब ने क्या फ़ैसला, आपने अगर पेशकश कर दी उन्हें वज़ारत आला की, तो भाई साहब कह देंगे ओके। ये दरअसल ना, अच्छा वो लाइट वाली बात पे मैं अभी आता हूँ। वो जो बात कर ना आर्मी चीफ वाली, तो बिलावल साहब का इंटरव्यू था आज एक टीवी चैनल पे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो आइंदा आर्मी चीफ है इसके हवाले से आप कहते हैं कि हमारे जो इस्लाहात हैं वो करने के बाद, आइनी और कानूनी इस्लाहात करने के बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे। तो अगर नवंबर तक ये उस वक्त तक इस्लाहात ना हो सकें तो फिर कौन फैसला करेगा? आपकी तो एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, मिल मिला के बनाई हुई होगी, ज़ाहिर है जैसे वो आप कह रहे हैं कि हम इकट्ठे मिल के सारा कुछ करेंगे, तो फिर कौन फैसला करेगा कि आर्मी चीफ कौन होगा? उनका जनाब जो कानून और आइन में लिखा हुआ है, वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म जो भी होगा उसका इस्तेहकाक है, हम नहीं रोकेंगे इसको, हमारा कोई चक्कर नहीं होगा उसमें। जो वज़ीर-ए-आज़म जिसको चाहेंगे वो आ जाएगा आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ, या जो भी वज़ीर-ए-आज़म ने करना है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, हमारी कोई चॉइस नहीं है उसमें। ये उन्होंने वो कह दी है बिलावल साहब ने। और फिर वो गारंटी वाली बात,
वो उन्होंने बिलावल ने ये कहा है कि जनाब हम गारंटी नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये फैसला करना है शहबाज शरीफ ने, अक्सरियत में वो है पंजाब में, उन्होंने फैसला करना है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं। लेकिन अब्बा जी जो हैं आसफ अली जरदारी साहब, वो एक तरह से गारंटी भी दे के आगे हुए हैं चौधरियों को। जो चौधरी कह रहे हैं ना, वो बड़ा पायदार आदमी है और जो बात करता है उस पर खड़ा रहता है, तो उन्होंने कोई गारंटी दे दी हुई है, मामला सीधा सूधा हो जाना है। और जो MKM की आज मुलाकात हुई है, ज़ाहिर उन्होंने इनवाइट किया हुआ था शहबाज शरीफ साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को, तो वो भी मामला पक्के पूरे हैं। जो भी बातें शातें थी वो तकरीबन तय हो चुकी हुई हैं। ये सिर्फ ना जानबूझ के एमी अपने नंबर बनाने के लिए और खान साहब को डराने के लिए एमी लटकाए जा रहे हैं। इतलात यही हैं कि वो उन्होंने इंडिया दे दिया हुआ है सारा कुछ। वो यार जो कल कहा था ना उसने, और वो कहता है मैं आज भी उस पर कायम ही परवेज़ इलाही कि 100% जो झुकाव है हमारा इत्तेहादी जितने भी हैं हुकूमत के, वो वही बात सारे कटे। अब अपना अपना वज़न जो है, अपने अपने नंबर सारे टूंग रहे हैं। ज़ाहिर है वो MKM की ज़्यादा सीटें हैं, वो ज़्यादा ज़रा थोड़ा सा सीना चौड़ा करके फिर रहे हैं। चौधरी कहते हैं कि हम बड़े वो गेम चेंजर हैं, तो वो भी एक सीना चौड़ा करके। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं वो भी कहते हैं हमारे पास भी 5 बंदे हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत को उल्टम पलटम कर सकते हैं और KP में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही हैं और बस मामला तकरीबन तय है। बस ऐलान जो है वो देखें 23-24 तो गुजरी जानी है मेरा ख्याल, उसके बाद ही करेंगे। और फिर मौलाना साहब के घर पहुंच गए जरदारी साहब। मौलाना का प्रोग्राम था आज कि जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, और जो PDM का जलसा हो रहा है जिसको वो कह रहे हैं 25 को इस्लामाबाद पहुँचे, जो लॉन्ग मार्च कह लें आप, तो वो जरदारी साहब को उसमें शिरकत के लिए दावत देने जाना चाहते थे। लेकिन जरदारी साहब खुद उनके चल के आगे घर, और वहाँ गपशप हुई। MKM वाला इशू भी सारा उनको बताया गया कि जनाब ये मामलात हैं, क्योंकि ये MKM के मामला ज़्यादातर सिंध हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी उनके मुतालबात हैं वो कोई उनके मुतालबात जो हैं वो अवामी नौइयत के हैं, वो जेन्युइन मसाइल के करीब उनके मुतालबात हैं जिनका वो हल चाहते हैं। और फिर जरदारी साहब मौलाना से मिले तो मौलाना साहब कहते हैं कि जरदारी को मैंने कहा मैंने तो दावत देने आना था आपको कि आप, उनका जनाब आपकी दावत देने से पहले ही मैंने वो दावत कबूल कर ली है। वो जो जलसा होगा PDM का, जरदारी साहब उसमें शरीक होंगे। और ये मैंने कल शायद अपने वीलाग में कह दिया कि जनाब बिलावल ने उसकी हिमायत कर दी है, और आज फिर आसफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया जनाब मैं भी आ रहा हूँ, टेंशन न लो। अच्छा, अब बड़ा दिलचस्प एक सवाल है। हर बंदा, ये मैंने भी कल कहा था कि जनाब उनकी जो मकबूलियत है इमरान खान की, मैंने एक वीलाग में ये भी कहा था कि अगर नवाज शरीफ वाला फार्मूला 5 साल वाला रहता तो इसका ग्राफ जो है ज़मीन पे लग जाना था, उठना नहीं था। अब ये जलसे जुलूस करके अपने ग्राफ को थोड़ा सा बुलंद कर रहे हैं लोगों में। ये हो सकता है कि इलेक्शन तक या इसके निकल जाने तक या दोबारा आ जाने तक जो भी मामलात हैं, इसका ग्राफ कुछ बेहतर हो सकता है तकरीरों शकीरों से, और ये सियासी शहीद बन जाएगा एक तरह से। तो भाई वो सूरत ये है कि सियासी शहीद किसी ने बनने नहीं देना इनको। जैसे इन्होंने करप्शन का एक लगाया था, अब तक जो लोग हैं वो इस बात पे, बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन करके बैठे हुए हैं कि इस मुल्क में करप्शन की इंतहा, यानी हर चीज़ इस मुल्क की उठा के ले गए हैं जरदारी और शरीफ, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। इसकी जो तकरीरें हैं उनसे, वो अलग बात है कि अदालतों में कुछ निकल ही नहीं रहा। जो भी ये खिताब फरमा रहे हैं या जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, नैब वाले भी परेशान है कि यार की करिए दानाल। और परवेज़ लाई ने तो वैसे ये भी कह दिया कि जनाब इनके जो मुशीर मशहूर हैं वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि नैब भी है, FIA भी है, IB है और ये भी है, लेकिन उसका नाम नहीं लेते। जो इनके साथ ही इस्लामाबाद में आप पारे में, उनका नाम नहीं लेते, बाकी नैब शैब का नाम लेते हैं। तो वो जनाब उनको वो मिल नहीं रहा, कुछ कोशिश कर रहे हैं। नैब भी परेशान है, खान साहब भी परेशान है, और खान साहब दावे तो करते थे कि कल बंदे जनाब इन्ने बंदे इन्नी असाम हो जानी है, वो अब हो नहीं रही, कुछ मिल नहीं रहा। कोई काम हो सकता है करप्शन की हो, मुझे नहीं पता,
لیکن کوئی ثبوت سبات نہیں مل رہے. اب خان صاحب کی جو سیاسی شہادت ہے نا وہ نہیں ہونے دینی. جیسے اس نے کیا تھا ویسے ہی انہوں نے کیا. میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو ان کے یہ آٹا مافیا چینی مافیا والے جو سکینڈلز ہیں جن پہ بزدار صاحب کی منظوری سے بہت سارے معاملات ہوئے اور بعد میں سمریاں جو ہیں وہ تبدیل کی گئیں اور پھر وہ جو رنگ روڈ والا ایشو ہے راولپنڈی والا وہ سارے وہ میں نے ایک ویلاگ میں کہا تو انہوں نے ریکارڈ وغیرہ نا ان کا وہ حاصل کر لیا. وہ جو سمریاں چینج کروائی گئی تھی وہ بھی ریکارڈ نون لیگ کے پاس ہے. تو وہ ایک دم جب یہ جائے گا وہ سارا کچھ سامنے آئے گا. تو انہوں نے سیاسی شہید نہیں بننے دینا بلکہ ان کی وہ تصویر جس طرح یہ وہ کالک مل کے تصویر دکھا رہا تھا دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی وہی حال اس کا ہونا ہے. اور یہ جو کہہ نا لائٹ جلاؤ اس میں بہت سارا جو مواد ہے وہ راولپنڈی سے بھی آئے گا. یہ اطلاع یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے سویلین گورنمنٹ کے پاس بہت سارے معاملات ہیں. جیسے وہاں ان کے خلاف بہت سارے معاملات ایسے تھے نواز شریف کے دونوں کے ہی. تو وہ کہیں اور سے بہت ساری چیزیں JIT رپورٹ وغیرہ جو بھی تھا وہ کہیں اور سے آ رہا. تو اس کی لینگویج بتا رہی تھی کہ یہ کہیں اور سے اس کی وہ کیا گیا ہے اس کو یا پیوند کاری جو ہے یہ اس میں جو چھوٹا سا ایک پودا تھا اس کو درخت بنانے میں آبیاری جو کی ہے وہ کہیں اور نے کی ہے. تو اب یہی صورتحال ان کے ساتھ ہے. وہ جو لائٹ بند کی ہے نا جنہوں نے لو جی ایسی لائٹ کرتے بند تو تسی جو کرنا کرو. اور خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب کس طرف سے کون کیا کر رہا ہے. خان صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ جناب انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کے پیچھے کون ہے. میرے MP میرے MNAs کہاں ہیں, میرے اتحادی کہاں ہیں, اپوزیشن کی نئی چال کیا ہے. اپنے پتے یہ شو کر رہے ہیں یا ان کے پتے شو ہو جاتے ہیں یا ان تک پہنچ جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں. ان کے کوئی مشیر مشہور وزیر مشہور وہ خود یا تو پریس کے سامنے اگل دیتے ہیں, ان کے منہ سے بات نکل جاتے ہیں. جیسے وہ والا پلان جو تھا کہ انہوں نے اندر نہیں آنے دینا ارکان اسمبلی کو جو PTI کے ہیں جس دن ووٹنگ ہونی ہے. تو وہ لیگ کو خود ہی انہوں نے بیان فرما دیا. وہ اولن تو وہ ڈراوا ہی سمجھا جائے گا کیونکہ حقیقتاً تو وہ اس پہ عمل ہو نہیں سکتا. اسی طرح ان کے جو بھی پتے چھتے ہیں وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں. وہ ان کی باتوں کا ان کو سمجھ نہیں آتی. اور کیونکہ یہ اس سے ان کو عادت ان کی یہ تھی یا ان کو یہ وہ پنجابی میں گجے آیا اس گل تے گجے آیا کہ ان کو کہیں اور سے بنی بنائی چیز آتی تھی. وہ دیکھ کے کہتے تھے اوکے یا جو بھی کرنا ہوتا تھا کرتے تھے. اب وہ صورتحال نہیں ہے. بہرحال نیرے دے وچ گھیرا حالات میں تجھے خود اندازہ لگا لو کہ کی ہون گے کی ہوئے گی انہاں دے نال. اب مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.